Hello everyone and welcome back. Our rulers are constantly changing every day, but our mindsets are still the same. This is Architect Shahriyar. We should always aim and hope for the best. This is Architect Maheen. And you are watching yet another episode of our show, Let's Talk Architecture. Living it for the last 2 nights is never a delight. आज हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप लास्ट मोमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, विच इज योर थीसिस प्रोजेक्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों ने अपने थीसिस का टॉपिक कैसे चूज करना है। आज की वीडियो में हम आपको नेविगेट करने वाले हैं उन तमाम स्टेप्स के ऊपर जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप अपना थीसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। So the first and foremost important tip is creating a timeline. थीसिस जब आप अपना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप करें कि जो आपका वर्क स्टेशन है, जो भी आपकी टेबल है, उसके ऊपर एक बड़ा सा कैलेंडर लगा लें और अपनी टाइमलाइन सेट करें। आप उसके ऊपर लिखें बड़ा बड़ा कि आपने किस दिन थीसिस स्टार्ट किया है, आपने किस टाइम तक रिसर्च करनी है, किस टाइम पे आपने साइट्स पे जाना है, आपकी किन किन डेट्स पे आपकी डिस्कशंस हुआ करेंगी, आपने अपनी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग डिटेल्स कब शुरू करनी है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने 1 महीना नहीं, एटलीस्ट 2 महीने जो है आपने स्पेयर छोड़ना है, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। आपका डिज़ाइन चेंज हो सकता है, आपकी रिसर्च का कोई एक पार्ट चेंज हो सकता है आपकी ज्यूरी पहले हो जाए, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। सो 2 महीने आपने लाजमी छोड़ने हैं और उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना जो है सारा काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट करें, अपनी डेडलाइंस को मैच करें। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, रेगुलर डिस्कशन विद योर सुपरवाइजर। Having a supervisor is a facility जो बहुत से स्टूडेंट नहीं यूज़ करते या फुली नहीं यूज़ करते या उनको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आ रही होती कि आपके पास सुपरवाइज़र क्यों है। उनको बहुत दफ़ा ये चीज़ लगती है कि सुपरवाइज़र वो है जो आपको ज़बरदस्ती काम कराएगा। उनको सुपरवाइज़र रखने का फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा होता। आपका सुपरवाइज़र वो है जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको पुश करेगा, जो आपकी चीज़ें रिजॉल्व करेगा आपके साथ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सुपरवाइज़र के साथ एक रेगुलर डिस्कशन टाइम टेबल सेटअप कर लें। रेगुलर डिस्कशन से ये होगा कि आपको ये पता लगता रहेगा कि आपका काम किस डायरेक्शन में जा रहा है और आपका काम कंटिन्यूसली विल मूव अपवर्ड्स, इट्स गोना गो टुवर्ड्स योर गोल। वन मोर थिंग इज, जैसे शरियार ने कहा कि अपनी टाइमलाइन डेवलप करें। आपको अपनी टाइमलाइन जो है सुपरवाइजर के साथ डेवलप करनी है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ टाइमलाइन डिफाइन करती हैं फॉर योर थीसिस। ये वो टाइमलाइन हर इंडिविजुअल को सूट नहीं करती, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होती। सुपरवाइजर खाली इंटरनल नहीं होंगे, सुपरवाइजर एक्सटर्नल भी होंगे। एक्सटर्नल चूज करना सबको बहुत मुसीबत लगती है, बट एक्सटर्नल चूज करने का फायदा ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट पे 2 व्यूज मिल जाएंगे। यूजुअली आपके जो इंटरनल सुपरवाइजर होते हैं उनका ज्यादा एक्सपीरियंस एकेडमिक लाइफ का होता है। सो द बेस्ट थिंग फॉर यू इज कि आप एक्सटर्नल सुपरवाइजर वो चूज करें जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा हो, आपके पास दोनों एस्पेक्ट आ जाए फॉर योर थीसिस प्रोजेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज आइडेंटिफाइंग द W's and H of your project. So on the very early stages of your thesis project, it's very important to figure out the W's and A's of your project. Why you are doing it, when are you doing it, where are you doing it, how you are going to do it. ये सब चीज़ें नोट डाउन करना, लिखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक अच्छी डायरी लें, ज़रा थोड़े से बड़े साइज़ की, जिसको आप कैरी भी कर सकें, ठीक है। अच्छी मोटी डायरी, उसमें पेजेस हो और साथ साथ चीज़ें लिखते जाएं, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आपने करना कैसे है, ठीक है, कहाँ पे करना है। इस प्रैक्टिस से होगा ये कि जब आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते जाएंगे, हाथ से लिखी हुई चीज़ कभी भी नहीं आपको भूलती है, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो अनफोल्ड होना शुरू होंगी और बहुत दफ़ा जब आप चीज़ें नोट डाउन कर रहे होते हैं तो आपके सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ रहे होते हैं। सो दिस प्रैक्टिस इज वेरी बेनिफिट। मूविंग ऑन टू डेवलपिंग योर प्रोजेक्ट स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट स्टेटमेंट इज समथिंग जो आपका प्रोजेक्ट डिफाइन करती है, समथिंग जो प्रिसाइज होनी चाहिए, जो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसको पढ़ के कोई भी अंडरस्टैंड कर ले कि आपके प्रोजेक्ट की जिस्ट क्या है। बहुत से लोग प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं जिससे पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है, और बहुत से लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कि प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऐसी ही होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट जितनी अंडरस्टैंडेबल होगी टू समवन, टू एनीवन हु इज रीडिंग इट, उतना इट्स गोना अट्रैक्ट मोर पीपल। आई ऑलवेज रिकमेंड दिस कि कभी भी अपनी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट में चंकी वर्ड्स ना यूज़ करें, वो वर्ड्स ना यूज़ करें जो आपने 2 वर्ड्स को मिला के बनाए हों। ट्रेंड काफ़ी देखने को मिलता है कि बहुत दफ़ा बच्चे कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट, आप 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाते हैं,
वो वर्ड किसी और को नहीं पता है, तो अवॉइड यूजिंग दैट वर्ड इन योर प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, और इवन इफ यू आर यूजिंग इट, नीचे एक रेफरेंस लाजमी प्रोवाइड कर दें कि उस वर्ड का मतलब क्या है। ऑल्सो आपकी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट जो है वो शुरू में फाइनलाइज नहीं हो जाती, आपकी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट जो है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट और इवन आपकी ड्यूटी से थोड़ा टाइम पहले तक वो अमेंड होती रहती है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट आपको शुरू में इतना क्लियर नहीं होगा। क्लैरिटी जो है वो डेवलपमेंट के स्टेप्स के साथ बढ़ती जाएगी, जितनी क्लैरिटी होगी आपकी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट भी उतनी क्लियर और रिफाइन होती जाएगी। सो द नेक्स्ट वन इज कीप अपडेटिंग योर रिपोर्ट। बहुत दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और वो रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल भूल जाते हैं और वो एंड के ऊपर ले जाते हैं। एंड पे रिपोर्ट लिखना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। पूरा साल होता है, साल के शुरू में अक्सर कुछ चीज़ें होती हैं वो आप भूल जाते हो। सो इट्स वेरी गुड हैबिट कि अगर आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग साथ साथ करें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर थीसिस, ठीक है। अपनी फाइल डेवलप कर लें, वर्ड पे है, फोटोशॉप पे, नो मैटर व्हाट सॉफ्टवेयर यू यूज़, लिखते जाएं उसके ऊपर, ठीक है। उस पर ग्राफिक्स ऐड करते जाएं। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि जब आप लिख रहे होते हैं, जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें रिजॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी चीज़ें डॉक्यूमेंट भी हो रही होती हैं। साथ में चीज़ें भूल जाते हो, सो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी कि आपने क्या रिसर्च की थी, उस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करना था, एंड देन आपकी चीज़ें खुद ही आसान हो जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज वर्क थॉरली ऑन योर एस्पेक्ट्स। Mostly students want to rush through this aspect वाला phase without understanding कि आपके एस्पेक्ट वो हैं जो आपके डिज़ाइन की थ्योरेटिकल बेस डिफाइन करते हैं। आपके एस्पेक्ट वो हैं जिनका आउटपुट आपके डिज़ाइन का इनपुट बनता है, क्योंकि आप डिज़ाइन रैंडमली नहीं शुरू कर सकते। आपके माइंड में कोई टॉपिक था, यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट रैंडमली डूइंग इट। यू नीड टू फाइंड अ रेफरेंस, यू नीड टू फाइंड समथिंग जो उसको सपोर्ट करे, जो पुश करे, जो थ्रू आउट योर ड्यूटी ये बताए कि आपने ये इसलिए किया क्योंकि आपके पास इसका कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस था। अभी जैसे मैंने कहा कि एस्पेक्ट थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करता है, लेकिन एस्पेक्ट के लिए ज़रूरी ये है कि हर एस्पेक्ट का एंड रिजल्ट आप ट्रांसलेट कर रहे हो किसी ना किसी तरह डिज़ाइन में। अगर आपका एस्पेक्ट का कोई भी रिजल्ट डिज़ाइन में ट्रांसलेट नहीं हो सकता तो वो आपके किसी काम का नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एस्पेक्ट इज कि जब आप एस्पेक्ट कर रहे हो, सिंस दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग और दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर डिज़ाइन, अपना एस्पेक्ट उसी टाइम कंप्लीट करें। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग कि पहला एस्पेक्ट रह गया है, दूसरा करेंगे, इस पे बाद में आएंगे। थीसिस में आप बाद में नहीं आते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप सारे एस्पेक्ट करके फिर वापस पहले पे आएंगे रिजॉल्व करने के लिए। आपके पास हर एस्पेक्ट के लिए टाइम एक डिफाइंड है। डिफाइंड टाइम से निकल के वापस आना टू रिजॉल्व इट विल नॉट हेल्प यू एवर, क्योंकि आपका हर एस्पेक्ट कनेक्टेड होगा और वो डिज़ाइन में किसी ना किसी तरह हेल्प कर रहा है। सो पहले को रिजॉल्व ना करना विल रूइन दैट लिंक एंड इट वॉन्ट हेल्प यू इन द एंड। सो ट्राई टू रिजॉल्व हर एस्पेक्ट कम्प्लीटली, नोइंग कि वो कैसे डिज़ाइन में ट्रांसलेट हो रहा है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। सो जब आप डिज़ाइन पे आए, सो यू आर सॉर्टेड इन योर रिसर्च। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द साइट। हर थीसिस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी होती है, इज़ द साइट, ठीक है। ये देखना बहुत अहम है कि आपकी साइट की लोकेशन कहाँ पे है। आपकी साइट आपकी एक्सेस में हो और आपकी अप्रोच में हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन इट मोर देन दिस। यूजली केसेस में क्या होता है कि आप लोग जो है, लेट्स से आप इस्लामाबाद में हैं लेकिन साइट कराची की ले लेते हैं, तो आप अपनी साइट पे कभी गए ही नहीं हो, ठीक है, या आप सिर्फ एक दफ़ा गए हो, तो आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से कैसे करोगे? आपने अपनी साइट को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं उसके ऊपर एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। एक दिन में आप एक्टिविटीज़ नहीं देख सकते हो, उसके लिए आपको बार बार जो है उसको रिविजिट करना पड़ता है। सो ये देख लें कि साइट जो है, कोशिश करें कि आपकी लोकेलिटी में हो, कोशिश करें कि एक इंटरेस्टिंग साइट लें। लोग कहते हैं कि हम एक डब्बा ले लेते हैं, लेट्स से 400 बाय 400 का, या जिसमें कॉन्टूर्स ना हो। कॉन्टूर से डरे नहीं, ठीक है। एंड ऑफ द डे आपके डिज़ाइन इंटरेस्टिंग निकलेगा। जितनी साइट इंटरेस्टिंग होगी उतना जो है उसके प्रोग्राम मज़ेदार होंगे और उतने जो है वो डिज़ाइन भी अच्छे से निकलेगा। लास्टली मेक श्योर करें कि आप अपनी साइट का स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करें, SWOT, विच इज़ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये सबसे पहले आपको देखना चाहिए और इससे काफ़ी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी साइट ठीक भी है कि नहीं है। मूविंग ऑन टू द डिज़ाइन फेज। जैसा कि हमने बात की थी रिसर्च एस्पेक्ट की, रिसर्च एस्पेक्ट के बाद यूजुअली आपकी समर ब्रेक और सेमेस्टर ब्रेक होती है, और जब आप डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं उसके बाद तो आप कम्प्लीटली भूल जाते हैं
कि आपने किसी रिसर्च एस्पेक्ट पे काम किया था जिनको आपने डिज़ाइन में इम्बेड करना है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उनकी रिसर्च से कोई कनेक्शन होता ही नहीं, दे जस्ट स्टार्ट डिज़ाइनिंग रैंडमली। तो कोशिश करें कि जो आपने सेमेस्टर ब्रेक से पहले इतनी मेहनत की है रिसर्च एस्पेक्ट पे, उनको ट्रांसलेट करने में, उनको अपने डिज़ाइन में इम्बेड करें, क्योंकि जब तक आप उनको डिज़ाइन में इम्बेड नहीं करेंगे आपका डिज़ाइन रेलिवेंट नहीं रहेगा टू द रिसर्च यू हैव डन। ज्यूरी में देयर वुड बी अ वेरी विजिबल डिस्कनेक्शन, जो कि अच्छा नहीं है फॉर योर थीसिस डिफेंस। When you're designing, try to go back and forth between your design project and your research aspect, so there is a definite link between the two. कोशिश करें कि लेयर्स में काम करें, कोशिश करें कि आपके पास डेवलपमेंट प्रोसेस हो। डेवलपमेंट प्रोसेस यही होगा कि देयर वुड बी अ स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, और अगर आपने कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो आप उसे पिछले स्टेप पे जा सकते हैं। लेयर्स नहीं होंगी तो दोबारा डेवलप करना वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क। लेयर्स होंगी तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे जा सकते हैं। एट द एंड आप जितनी डिटेल ऐड ऑन करेंगे आपका प्रोजेक्ट उतना रिफाइन और खूबसूरत होगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन नहीं है, आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन है। सो द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशंस। अब जब आपने अपने पूरे थीसिस पे काम कर लिया, आपने रिसर्च कर ली, आपने एस्पेक्ट पे काम कर लिया, आपने मास्टर प्लान पे काम कर लिया, द लास्ट पार्ट इज योर प्रेजेंटेशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट की नहीं बल्कि आपकी भी प्रेजेंटेशन होती है। आपने अपनी स्पेस के हिसाब से अपनी शीट्स का साइज सेट करना है, ठीक है। आपकी शीट्स का कलर पैलेट होना चाहिए जो कि समहाउ आपके प्रोजेक्ट से रेलिवेंट हो। आपने देखना है कि आपने टेक्स्ट कितना इन्फॉर्मेटिव डालना है। आपने पूरी रिपोर्ट उठा के नहीं इसमें डाल देनी कि बंदा पढ़ के ही बोर हो जाए, ना कि आपने इमेजेस डाल दें कि समझ ही ना आए कि इसमें हो क्या रहा है, सिर्फ इमेजेस है। तो वो आपने बैलेंस एक मेंटेन रखना है। आपकी शीट सिंपल हो, क्लियर हो, क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो, ठीक है। और आपकी शीट्स ऐसे डिज़ाइन हुई भी हो कि अगर आप अपनी स्पेस में नहीं है तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके लिए सबसे अच्छी एक प्रैक्टिस ये है कि आप कंपटीशन प्रोजेक्ट्स की शीट्स देखें, ठीक है। उनके भी काफ़ी डिटेल, ऑब्वियसली वो भी रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उनकी शीट्स मैक्सिमम 1 या 2 होती हैं, ठीक है। और उन शीट्स पे ही हर चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाती है। तो आप उनको देखें, रेफरेंस लें, उन्होंने किस तरह से काम किया है, आप भी उस तरह का काम कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन ही ठीक से नहीं हुआ, तो फिर मेरे ख्याल में इतना थॉरली वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स की जगह वो आर्किटेक्ट्स को प्रेफर करते हैं कि जो चीज़ आप प्रपोज करें वो फिर आप आके बनाएं भी खुद ही। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो। The last is sleep, pray, smile. क्योंकि आपका थीसिस ये वो ये है जिसमें आपको जितनी लिबर्टी मिलेगी वो किसी और साल में नहीं मिलेगी। तो ट्राई करें कि आप जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितना खुशी से इस साल में काम कर सकते हैं, उतना खुशी से, उतनी मेहनत से, उतना दिल लगा के काम करें। इस सब के साथ ये भी ज़रूरी है कि जब हमने कहा कि अपनी टाइमलाइन डिफाइन करें, अपनी चीज़ें सॉर्टेड रखें, तो वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप इतना काम करेंगे तो रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डिफ़ाइन करना कि कब काम करना है, कब रेस्ट करना है, कब दिमाग को थोड़ी ब्रेक देनी है, ताकि आप अच्छा डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस कर सकें। बिकॉज डिज़ाइन ऐसा नहीं है जो आप सारा टाइम जाग के कर सकते हैं, आपको ब्रेक भी चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी चीज़ें सुकून से करें, बिकॉज थीसिस जो है वो रॉक म्यूज़िक नहीं है, इट्स क्लासिकल म्यूज़िक जो अपने टाइम पे सुकून से एंड तक पहुँचता है। सो दैट वाज इट। आई गेस आज की जितनी भी टिप्स हैं अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करें तो वी आर वेरी होपफुल कि आपका थीसिस बहुत अच्छा हो सकता है और आप बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ उसको पास कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं या हम मज़ीद किसी चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, then you can always write to us at info@arkistan.com. Also, do not forget to be part of our community by going on to www.arkistan.com. And if you haven't yet, then you must and should follow us on our social media platforms, which includes Facebook, Instagram, LinkedIn, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I hope हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।